नमस्कार, मैं रविश कुमार। जिस रफ्तार से हमारे देश में हेल्पलाइन नंबर लॉन्च हो रहे हैं, जल्दी ही इनकी हेल्प के लिए एक सुपर या मेगा हेल्पलाइन लॉन्च होगी। कोई ऐप लॉन्च होगा जो दावा करेगा कि इससे आप भारत की तमाम 500-600 1000 10,000 लाख हेल्पलाइन नंबरों को ट्रैक कर सकते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है तो जल्दी ही आप लोग ऐप बनाने में जुट जाइए। हर सरकार हेल्पलाइन पर फिदा है। इसे काफी धूमधाम से लॉन्च किया जा रहा है। स्क्रीन पर तैरते इन नंबरों को देखिए। ये वो नंबर हैं जो आपकी समस्या को पल भर में निपटा देने का वादा करते हैं। 3 नंबरों से शुरू होकर ये 13 नंबरों तक पहुंच गया है। झारखंड सरकार ने तो 16 समस्याओं के लिए एक नंबर लॉन्च कर दिया है, 1967। ई राहत नाम के इस नंबर पर आप आगजनी, दंगा, बम धमाके, चोरी, मेडिकल इमरजेंसी और बर्ड फ्लू तक की सूचना दे सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। इसके बाद यहाँ 100 नंबर का क्या रोल है वो आपके इस पत्रकार को नहीं मालूम। तिरुवनंतपुरम में कचरा फैलाने वालों को की शिकायत के लिए हेल्पलाइन है। निर्भया कांड के बाद महिला हेल्पलाइन खूब लॉन्च हुई। बलात्कार की घटना में कोई कमी आई या नहीं आई, लेकिन इससे रिपोर्टिंग जरूर बढ़ी होगी। किसानों की मदद के लिए भी हेल्पलाइन नंबर है। किसान इनका खूब इस्तेमाल भी करते हैं, मगर फिर भी वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। आज ही एफएम पर, दिल्ली में मैं जब दफ्तर आ रहा था तो एफएम पर यूपी सरकार का विज्ञापन आ रहा था कि गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है। जैसे यूपी के लोग गेहूं बेचने वाले थे, फला फला नंबर का हेल्पलाइन नंबर है। गेहूं गैर सरकारी आंकड़ों के हवाले से हमारे सहयोगी कमाल खान बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में फसल खराब होने के बाद यूपी में 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। इनमें से 35 ने आत्महत्या की है। किसी को इन हेल्पलाइन के असर का अध्ययन करना चाहिए। शिवसेना और आम आदमी पार्टी की भी अपनी हेल्पलाइन है। जिनका नाम नहीं लिया वे मुझे माफ करेंगे। सतर्कता विभाग की साइट पर भी आपको हेल्पलाइन नंबर मिलते हैं, लेकिन वो विभाग ही अब बताया जा रहा है कि नाकाफी है। तभी तो लोकपाल की मांग हो रही है। अब लग रहा है कि हेल्पलाइन से ही दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त हो जाना था, तो लोकपाल जैसे भीमकाय तंत्र पर इतना खर्चा क्यों करने की बात क्यों हुई? वैसे भी लोकपाल कहां है, इसके लिए जरूर एक नई हेल्पलाइन लॉन्च होनी चाहिए। आप जानते हैं कि रविवार को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तालकटोरा स्टेडियम में भ्रष्टाचार के खिलाफ 1031 नंबर लॉन्च किया, विरोधियों ने यह कहा कि योजना तो कांग्रेस की है जो 2012 में लॉन्च हुई, मगर बिना किसी हेल्प के गायब हो गई। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के नागरिकों से कहा कि आप सब आज से एंटी करप्शन इंस्पेक्टर हो जाते हैं। आप रिश्वत मांगने वालों की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, 1031 पर भेजिए और फिर हम जांच के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप देंगे। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार 49 दिनों के भीतर 1 लाख ऐसी शिकायतें आ गई थी। इस बार तो पहले 3 घंटे में 5000 शिकायतें, जो 24 घंटे में बढ़कर 12,731 बताई जा रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचारी अफसर अब भी रिश्वत मांगने की हिम्मत कर रहे हैं, या लोग सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। दिल्ली सरकार ने एंटी करप्शन विभाग के लिए भी बजट बढ़ाया है, पर क्या वो इतनी शिकायतों को संभाल पाएगी? इसी साल फरवरी महीने में पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी एक हेल्पलाइन लॉन्च की है भ्रष्टाचार के खिलाफ, 1800-1800-1000। दिल्ली पुलिस ने भी इस आइडिया को आजमा लिया है कि पिछले साल अगस्त में हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि पुलिस का कोई भी बंदा रिश्वत मांगे तो वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए। जिनका काम था आपकी रिकॉर्डिंग करना, वो आपसे रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं। कुल मिलाकर स्टिंग हमारे सिस्टम का हिस्सा बनता जा रहा है। स्टिंग करने के अपने खतरे हैं, चुनौतियां हैं। उन खतरों के समय पर सरकार कहां होगी पता नहीं। क्या वाकई रिश्वत रोकने के लिए सबकी पहुंच अधिकारियों के कमरे तक होती होगी, या होगी जहां वो रिकॉर्डिंग ऑन करके अंदर जाएगा? आप मांगिए, हम रिकॉर्ड करते हैं जी। स्टिंग तो अचेत अवस्था में किया जाता है। अधिकारी तो दलालों के जरिए पैसे लेने लगे हैं। हो सकता है कि भय का माहौल बने तो अधिकारी डरकर रिश्वत ना मांगे। स्टिंग को लेकर कानूनी राय स्पष्ट नहीं है और एक मत भी नहीं है। द हुड वेबसाइट पर मैं गया तो वहां दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के एक आदेश के हवाले से स्टिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है कि उसमें फैसले में कहते हैं, जज साहब कहते हैं कि हर नागरिक का यह दायित्व है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का प्रयास करे और जब भी उसकी जानकारी में आए इसको सार्वजनिक कर दे। लेकिन 24 अप्रैल 2010 के द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन लॉ एनफोर्समेंट यानी कानून लागू करने का तरीका नहीं हो सकता। किसी को स्टिंग में फंसाने के लिए जाल बिछाने के तरीके पर भी सवाल उठाए गए हैं। पूर्व चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की बेंच ने कहा था कि स्टिंग ऑपरेशन कई नैतिक और कानूनी सवाल खड़े करते हैं। इनमें किसी पीड़ित को जो वैसे बेगुनाह होता है उसे अपराध करने के लिए उकसाया जाता है और फिर स्टिंग में फंसा दिया जाता है। ऐसे पीड़ित को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो लालच न दिए जाने पर अपराध करता ही नहीं हो? बेंच ने यह भी कहा कि अपराध साबित करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का जो तरीका इस्तेमाल होता है वो खुद एक अपराध की श्रेणी में आता है।
अगर यही कारगर तरीका है तो क्यों ना सरकारी कर्मचारियों को भी, ध्यान से सुनिए, क्यों ना सरकारी कर्मचारियों को भी स्टिंग करने का अधिकार मिले। क्यों ना वे भी अपने वरिष्ठ या कनिष्ठ या किसी मंत्री की रिकॉर्डिंग कर लें जो उन्हें गलत फैसले के लिए मजबूर कर रहा हो। सोचिए, अशोक खेमका और संजीव चतुर्वेदी को स्टिंग करने और सार्वजनिक करने का अधिकार मिल जाए तो क्या गजब हो जाएगा। जब जनता को यह अधिकार सौंप दिया गया है तो सिस्टम के लोगों के पास क्यों नहीं होना चाहिए, रिवर्स स्टिंग क्यों ना हो। तभी आज का सवाल है कि क्या हेल्पलाइन नंबर और वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग से हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज या कहें तो दिल्ली बना सकते हैं। अगर दिल्ली बन गई तो बाकी देश के लिए रास्ता खुल ही जाएगा। अगर हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज से पहले स्टिंग युक्त समाज बन गए तो उसके खतरे क्या होंगे, जहां हर किसी के पास हर किसी की एक रिकॉर्डिंग होगी। क्या इसके खिलाफ कोई ठोस दलील है, या क्या होगा जब इनमें से किसी को एडवर्ड स्नोडेन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ जाए, या क्या होगा जब वाकई कोई स्नोडेन बन जाए और बड़ा खुलासा कर दे, किसी को एक्सपोज कर दे। एडवर्ड स्नोडेन, गूगल कीजिए इसके लिए। अब प्राइम टाइम देखिए। हमारे साथ हैं सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिलीप पांडे हैं, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं जेएनयू से, आप भ्रष्टाचार पे बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, और अंजलि भारद्वाज जी हैं, आप संस्थापक हैं सतर्क नागरिक संगठन और आरटीआई जैसे कानूनी अधिकारों के जरिए भ्रष्टाचार को देखने समझने का, लड़ने का आपको अनुभव है। सत्यश्री गंधम हैं, आप पत्रकार हैं कोबरा पोस्ट से, जो आप लोग स्टिंग करने के लिए विख्यात हैं। दिलीप पांडे जी, आपका स्वागत है। इस स्टिंग पे आप लोग काफ़ी भरोसा कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार में किसी क्लर्क को, किसी निचले स्तर के कर्मचारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी का स्टिंग करने का अधिकार है? अगर ये मुकम्मल रास्ता है भ्रष्टाचार को चेक करने का तो? एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा रवीश जी कि सिर्फ स्टिंग की सुविधा मिल जाने से, स्टिंग कर लेने से हमारी व्यवस्था, हमारा समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, ये कहना ठीक नहीं होगा। ये कहना, ये अधूरा सच होगा, ये पूरा सच नहीं होगा। अच्छा, मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारे देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, गलत कामों को रोकने के लिए तमाम कानून बने हुए हैं, और तमाम विशेषज्ञ कानूनों की ये मानते हैं कि कानूनों के होने से चीजें आसान नहीं होंगी, उनका एनफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है, उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाना महत्वपूर्ण है। बात एनफोर्समेंट पे आ जाती है। वैसे ही अगर हेल्पलाइन अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो सिर्फ हेल्पलाइन लॉन्च कर देने भर से व्यवस्था ठीक हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपको पता चला होगा कि पिछले 7-8 घंटों में 12,000 कॉलें आ गई। उन 12,000 कॉल्स के आ जाने से व्यवस्था ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी जब ये हेल्पलाइन नंबर लॉन्च हुआ था, 7 घंटे में 8-10 हजार कॉल्स आ गई थी, 24 घंटे में 24,000 के आसपास कॉल्स आ गई थी। लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण क्या है कि उनमें से जो ठोस मुद्दे थे, जो ठोस वजहें थी, जिनके पीछे कुछ कॉन्क्रीट एविडेंसेस मिल रहे थे, उनको कायदे से फॉलो अप किया गया, तो एक डिटरेंस क्रिएट हुआ, एक भय क्रिएट हुआ। भय ईमानदारों में नहीं क्रिएट। वो कहते हैं ना कि ताला घर में लगता है तो ताला ईमानदार के लिए नहीं होता, चोर के मन में भय पैदा करने के लिए ताला होता है कि यहाँ ताला है, मतलब यहाँ पे लोग इस बात को लेकर सचेत हैं कि गलत काम ना हो सके। उसी प्रकार से ये जो गलत आपको काम इतना तो जरूर पता चला होगा कि होगा। जिस सिस्टम को आप चलाने पहुंचे हैं उसमें जरूर चोरों की संख्या ज्यादा होगी, तभी तो आप उसे पकड़ने के लिए इतनी बड़ी संख्या पर नागरिकों को आप शामिल कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अकेले इसे खत्म नहीं कर सकता, आप सबको पकड़ना पड़ेगा। तो अब आप बताइए कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली लाइन है वो पूरी कब होगी? जब आप हर लाइन को कहते हैं ये मुकम्मल नहीं है, लोकपाल मुकम्मल नहीं है, तो आप इसको कंप्लीट कब माना जाए? जब आप कह रहे हैं एक चीफ मिनिस्टर नहीं रोक सकता है, सबको मिलकर रोके। मैंने सवाल आपसे पूछा है कि जब ये मुकम्मल व्यवस्था है डिटरेंट की, और आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए ये जरूर इस बात पर विचार किया होगा कि एक कर्मचारी भी रिश्वत नहीं लेना चाहता है, उसे सिस्टम अपना शिकार बनाता है, उसे मजबूर किया जाता है। तो वैसे किसी अधिकारी को मजबूर किया जा रहा हो, क्या उसे भी अपने मंत्री की रिकॉर्डिंग करने का अधिकार है? या हम सब मान लें कि वहां सब ईमानदारी से है, बाहर जो राशन विभाग है वहीं पे ये सारा भ्रष्टाचार? क्या आप ये अधिकार इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में उन ईमानदार खेमका जैसे अफसरों को देना चाहते हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा रवीश भाई। मैं आपको अगर याद हो, इस एंटी करप्शन हेल्पलाइन के लॉन्च के अवसर पे अरविंद भाई ने कहा था कि ऐसे तमाम लोग हैं जिनको मजबूरी में गलत काम करने पड़ते हैं, उन सारे लोगों से मेरी गुजारिश है, अपनी व्यवस्था के अंदर के लोगों से गुजारिश है कि ईमानदार काम करिए, आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता, आपको कोई पीछे नहीं ढकेल सकता, मैं आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा हूं। नहीं, ये तो धारणा, ये ठीक का बात विश्वास है, अगर लोगों में पैदा कोई विरोध नहीं है।
मैंने कहा कि जिस तरह से आपने पूरी दिल्ली से अपील की, उसी तरह से क्या आपने अपने सिस्टम के भीतर अपील की क्या, कि एक दूसरे पर जरा नजर रखिए, कोई अगर पैसा लेके अंदर आ रहा है या जा रहा है उसका स्टिंग कर लीजिए। बिल्कुल, तो क्या पता है बिल्कुल, आप चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम सेक्रेटरी भी कभी कहा गया है, कहा गया है, बिल्कुल कहा गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब ये बात निकली कि फोन, लोगों ने मंत्रालय में कहा कि अब ऑफिसर्स में फोन बंद हो जाएंगे एंट्री के, तो अरविंद जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये गलत है और हमारे कार्यालय के भीतर फोन अलाउड होंगे। आपको इन सब चीजों को एनकरेज करना होगा, जो एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस हैं उनको एनकरेज करना होगा। मिनिस्टर के दफ्तर में एक सामान्य पत्रकार नहीं जा सकता है। क्या आप ये बता रहे हैं कि वो दफ्तर इतना खुला हुआ है कि कोई भी फोन लेके चला जाएगा? जाहिर है नहीं जाएगा वहां तक पहुंचने के लिए। और सब, मैं ये आपके चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, हर चीफ मिनिस्टर की अपनी व्यस्तताएं होती हैं। मैं ये बात कर रहा हूं कि उस दफ्तर के भीतर जो फौज है कर्मचारियों की, क्या उनमें से किसी को स्टिंग करने की इजाजत है या नहीं है? अगर ये कारगर तरीका है तो, एक कारगर तरीका है तो नहीं, ये एक कारगर तरीका हो सकता है और मुझे लगता है कि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी जो उनको रोकेगी। मुझे जानकारी नहीं है इस बात की कि सरकार के अंदर किस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जो अपने सीनियर ऑफिस का स्टिंग करने से रोकते हैं या नहीं रोकते हैं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन सरकार इस बात को एनकरेज कर रही है कि कोई भी व्यवस्था के अंदर चाहे व्यवस्था के बाहर उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है तो यह अधिकार उसे है कि वो एक्सपोज करे, वो विसल ब्लोअर बने। और सरकार उस ऐसे ईमानदार लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े है, तो इस बात का विश्वास दिलाने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है, मतलब एक वो भी होना चाहिए, वो भी विज्ञापन में आना चाहिए कि सरकारी अधिकारी भी आज से अपने बड़े अधिकारी या किसी मंत्री का भी स्टिंग कर सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या आप ये मानते हैं, और जो दिलीप जी ने जो कहा उन जवाबों में आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर कर लीजिएगा, क्या आप मानते हैं कि स्टिंग एक कारगर तरीका है, जैसे दिलीप भाई ने कहा कि एक कारगर तरीका है भ्रष्टाचार को रोकने का, इससे भय का माहौल बढ़ेगा और जो रिश्वतखोरी करने वाले लोग हैं वो रिश्वत लेना बंद कर देंगे? देखिए, जो बात दिलीप जी ने कही उसके एक अंश से तो मैं सहमत हूं कि केवल और केवल स्टिंग के द्वारा भ्रष्टाचार से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। मगर ये जो स्टिंग की संस्कृति आई है, मेरा मानना है कि इससे समस्या का निदान का उद्देश्य कम था, सनसनी पैदा करने का उद्देश्य अधिक था। क्योंकि आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले चीफ मिनिस्टर के दौरान यह कहा था कि भाई अगर कोई तुमसे भ्रष्टाचार करने आए तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना और फिर स्टिंग करना। देखिए, ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। 99% केसेस में जब आप स्टिंग करते हैं तो सेटिंग करके करते हैं, यानी पहले आप एक वातावरण बनाते हैं फिर उसको उकसाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हम जा रहे हैं और अचानक किसी ने स्टिंग और हमने अपना ही मोबाइल उसी समय निकाला और रिकॉर्डिंग पे लगाना शुरू किया। कहीं ना कहीं हम पहले से रिकॉर्डिंग पे लगा के जाते हैं। तो अभी आपने सर्वोच्च न्यायालय का जो अंदेशा बताया वो इस बात को दिखाता है कि भाई किसी को प्रेरित किया जा रहा है वो किस श्रेणी में आ रहा है। जैसे मैं एक बात कहूं, निर्णय हो गया और सारी बात अलग आप थी। ये जानते हैं कि किसी स्टिंग की वजह डील से के बारे में आपकी निर्णय पार्टी होता के है। अरे भाई, उस वरिष्ठ डील को लेकर कोई आदमी अगर आ रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो उसमें उसका उद्देश्य क्या था, उस पूरे बृहत्तर राजनीतिक उद्देश्य क्या था, इन सब बातों की भी जांच ठीक होगी है। नहीं। नहीं सुधांशु भाई, ललित निबंधिया दूसरी टाइप एक प्रस्तावना टेक्निकल पे हम बात जा सकते हैं, पर आप जानते हैं कि इसी स्टिंग पर इसी तरह के जब सवाल उठे थे तो आपकी ही पार्टी के बड़े नेता, चूंकि अब उस दुनिया में नहीं है तो मैं उनके नाम को नहीं लाना चाहता, उपयुक्त नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अदालत की प्रक्रिया से वो बात साबित हुई थी और वो दोषी पाए गए थे। तो उसी एक अनुभव से क्यों ना ये समझा जाए कि यही कह रहा हूं, इसको अगर बड़े व्यापक पैमाने पर दिया जाए अधिकार तो इसका लाभ हो सकता है करप्शन को रोकने का। अब आ गई आपकी सरकारों में भी ये हेल्पलाइन नंबर है करप्शन का। वैसे ये सिर्फ देखिए, हेल्पलाइन अलग चीज है, क्योंकि हेल्पलाइन में आदमी का उद्देश्य सिर्फ सूचना देना होता है। करप्शन में आदमी के दो उद्देश्य हो सकते हैं, एक ईमानदारी से सूचना देना और एक किसी व्यक्ति को लक्षित करके, चाहे वो गलत ही हो, टारगेटेड करके उसको फ्रेम करना। तो दोनों में एक अंतर हो जाता। दूसरी बात जो टेक्निकल है, जैसे अभी आपने कही कि इसकी जांच कौन करेगा, क्योंकि फोरेंसिक की जांच होने के लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए। कोर्ट कहता है कि अगर ऐसे किसी की सीडी दे दी गई तो हम उसको तब तक ऑथेंटिकेटेड नहीं मानते जब तक फोरेंसिक से उसका सत्यापन न हो जाए। दूसरी बात मैं दिलीप पांडे से पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी ने एक मुद्दा उठाया था कि जो वोटिंग मशीन्स हैं, ईवीएम्स को प्रभावित किया जा सकता है।
चूंकि ईवीएम का कोई ऐसा उसके अंदर पॉइंट ही नहीं है जो नेटवर्क से या वाईफाई से कनेक्टेड हो। आप ये सोचिए, आज ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि आप घर बैठे किसी भी नेटवर्क को हैक कर सकते हैं। रवीश जी, आपने भी सुना होगा, हमको भी लोगों ने सुनाया कि किसी दूसरे की आवाज बदल के मोबाइल के ऊपर फोन किया जा सकता है। यहां तक लोग दावा करते हैं कि दूसरे नंबर से एसएमएस और कॉल आएगी। तो अब ये बताइए कि इन सारी टेक्निकलिटीज को क्या सोल्यूशन निकालने के बाद इन्होंने किया है, या जैसा मैंने कहा उद्देश्य सनसनी फैलाना था इसलिए किया तो है? मैं मानता हूं कि स्टिंग के साथ में तकनीकी, नैतिक, व्यवहारिक। दिलीप जी, आप जवाब देंगे इसका? देखिए, बहुत सारे तकनीकी झोल होते हैं इसमें, है ना। और क्या आप सक्षम है ऐसे 20,000 25,000 कॉल को आप ट्रेस करना, छांटना, सुनना और सजा देना? सजा आप ही देंगे कि वो कोर्ट में जाएगा तो फिर वो आदमी सामने आएगा। जब वो राशन देने वाला सामने आएगा आपके बिहाफ पे, तो आप बताइए कि जिससे आपको कंट्रोल करना चाहिए था, आप वो काम उसको दे रहे हैं जिसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी जवाब दीजिए सुधांशु जी का। मुझे सुधांशु जी की बातचीत में 3 प्रश्न मिले, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। पहला तो आरोप लगाया उन्होंने कि सनसनी पैदा करने के लिहाज से ऐसा किया जा रहा है। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि कई सारी सरकारों ने राज्य की इस तरह की व्यवस्था की शुरुआत की है, लेकिन उसके ऊपर इतनी बड़ी मीडिया बहस नहीं होती। हमें इस बात का गर्व है कि इस देश की जनता को हमारे ही इस इनिशिएटिव पे यकीन है। अदरवाइज बाकी के स्टेट गवर्नमेंट्स की इनिशिएटिव हम पे छोड़िए ना, हम किस पे बहस करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आप इस बहस से सहमत नहीं हैं क्या? ये विश्वास है लोगों का, इसके लिए इसके ऊपर चर्चा हो रही है, बाकी किसी के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। पॉइंट नंबर 2। दूसरी बात, मुझे आपत्ति है सुधांशु जी के, उन्होंने कहा कि भले ही आदमी गलत हो, टारगेट करके फ्रेम किया सकता है। एक सेकंड, उनको दिलीप को जवाब, 1 मिनट मैं बता देता हूं। सुधांशु जी मैं जवाब दे देता हूं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भले ही आदमी गलत हो, टारगेट करके फ्रेम करके, मुझे लगता है कि यहां पे वो गलत है 100%। अगर आदमी गलत है यह आपको पता है तो मुझे लगता है कि कानून अपना ड्यू कोर्स पूरा करेगा और उसकी जगह उसके कार्यालय में नहीं, सलाखों के पीछे में है। और इसे टारगेट करके फ्रेम करना नहीं कहते, इसे उसकी सही जगह पे पहुंचाना कहते हैं। तो कहना गलत है। तीसरा प्रश्न उन्होंने टेक्नोलॉजी का उठाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाकई ये बात सही है कि पिछले कुछ घंटों में 12,000 जब कॉल आ गई, जैसे पहली बार का अनुभव अगर मैं बताऊं तो 24 घंटे के अंदर 44,000 कॉलें आ गई थी। अब उसको अलग करना और उसमें से कॉन्क्रीट कॉल निकालना एक बहुत बड़ा काम था। एक टीम लगी, उस टीम ने निकाला कि उन 40,000 कॉलों में से 54 कॉलें काम की थी, जिसमें से सिर्फ 20 में ठीक ठाक रिकॉर्डिंग मिली और उस 20 को एनालाइज किया गया। तो जो सुधांशु नहीं कह पाए वो मैं कह रहा हूं, दिलीप, जो सुधांशु नहीं कह पाए वो मैं कह रहा हूं कि वो शायद ये भी कहना चाहते होंगे, या नहीं कह पाए तो उसका मतलब ये भी निकलता है कि 10,000 कॉल में से अगर 60 कॉल सही है तो ये फर्जी कॉल करने वालों के खिलाफ कोई उनको जेल भेजने का भी कोई उपाय है? कुछ ऐसी व्यवस्था की है आपने? इसमें फर्जी कॉल इस तरह की नहीं है। हाँ, जो कॉल्स आ रही है रवीश भाई, उसमें जिज्ञासा की कॉल्स हैं। अब जैसे आप स्टिंग की वैधानिकता पे भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं, मैं उसे एक अलग बात करना चाहूंगा। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें स्टिंग की वैधानिकता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए एमसीडी का कोई भ्रष्ट कर्मचारी है, उसके खिलाफ रवीश भाई भी कॉल कर रहे हैं, सुधांशु जी भी कॉल कर रहे हैं, मैं भी कॉल कर रहा हूं, लेकिन स्टिंग नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब जो डिपार्टमेंट के, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के ग्रीवेंस के कर्मचारी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सिग्नल है कि यह व्यक्ति के गलत होने की संभावना ज्यादा है। ना आप सरकार में बैठे हैं, बहुत सारी कॉल्स आ रही है लेकिन स्टिंग नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सिर्फ सुधांशु जी, अब बाकी लोगों को भी मौका ये भी बताना चाहूंगा मैं। अंजलि जी, ये जो, हाँ ठीक है, छोटा 1-2 लाइन में कि टारगेट होने पर भी व्यक्ति गलत हो सकता है, तो अरविंद केजरीवाल का जो स्टिंग आया था वो क्या मानते हैं? टारगेटेड थे या अरविंद केजरीवाल गलत थे? दो में से एक बात स्वीकार करके बताएं। ये हो गया, ये सही है। तगड़े प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, इतनी जल्दी से हार नहीं मानते। खैर, मैं ये जानना चाहता हूँ जो दिलीप और सुधांशु कह रहे हैं उसके अलावा क्या वाकई हम, ठीक है, इससे भय का माहौल बनेगा एक, या सचमुच हम एक आम आदमी को ये अधिकार दे रहे हैं, नागरिक को, कि वो इक्विप्ड है कि किसी गवर्नमेंट सिस्टम में जाके करप्शन दूर कर देगा? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात यह है, हेल्पलाइन अपने में उसमें कोई गलती नहीं है, खराबी नहीं है। हेल्पलाइन है तो एक जरिया और मिलता है लोगों को शिकायत दर्ज करने का। स्टिंग का भी अपने आपने खुद बताया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह है, पर एक तरीका है वो भी भ्रष्टाचार को उजागर करने का। पर मेरा एक जो सबसे बड़ा सवाल, अभी दिलीप जी भी हैं यहाँ पे, अगर वो उसको जवाब देना चाहें कि इसका बैकएंड क्या है। आज सरकार के पास शिकायत आती है, सरकार ने क्या ढांचा बनाया है जिससे कि उस शिकायत का निवारण होगा। अच्छा,
लोगों को आज भी लोगों ने हमें बताया कि उन्होंने हेल्पलाइन पर फोन करा भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। उनके पास ऑलरेडी एविडेंस भी है। वो कहते हैं वो पहले भी कोशिश करते हैं, आज भी उन्होंने पूछा कि यदि हम करना चाहते हैं आप किधर भेजेंगे हमारी शिकायत को, तो उन्हें फोन पे बताया गया ये हमें जानकारी नहीं है, हमारा काम है आपको बताना स्टिंग कैसे करना है और शिकायत को लेना। अब ये उस नंबर पे बताया गया। अब बात यह है कि यदि कोई आगे बढ़कर, आपने स्नोडेन की बात करी, बिल्कुल सही है, जो भी आज आगे बढ़कर किसी भी राज्य में किसी भी सरकार में अपनी शिकायत रखते हैं, भ्रष्टाचार को, अनियमितताओं को उजागर करते हैं, उनके ऊपर हर प्रकार के थ्रेट्स भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लोग आगे बढ़कर आएंगे तो उन्हें क्या विश्वास है कि पीछे का जो ढांचा है वो सही है और एक एम्पावर्ड और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। मुझे लगता है कि हमारे समय की ये सबसे बड़ी विडंबना आज अगर एक है तो ये है कि राज्य सरकार, दिल्ली राज्य में एक ऐसी सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की जो पूरी लोकपाल की बात करती आई है। और आज हम देखते हैं कि दूसरा स्टिंट है। पहले में तो उन्होंने कहा कि उन्हें इनफ सपोर्ट नहीं मिला, पर आज ऑलरेडी 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, हमें लोकपाल, लोकायुक्त तक कोई नहीं नजर आ रहा है, बल्कि नवंबर 2013 से लोकायुक्त की कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। दिल्ली में कोई लोकायुक्त नहीं है। पिछले 17 महीने से 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। मानते हैं कि उस कानून में कमियां हैं, पर कोई और कानून आया नहीं है, उसको लागू नहीं किया गया है, कोई नियुक्ति नहीं है। हजारों इंपॉर्टेंट केसेस पड़े हैं आज लोकायुक्त के सामने, जो कि सुनवाई कोई नहीं हो रही है। अरविंद ने अपनी स्पीच में तालकटोरा में कहा है, यदि मेरे एमएलए, यदि मेरे मिनिस्टर, यदि कोई काउंसलर चोरी करते हैं, वो भी भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनके ऊपर भी, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। कौन लेगा वो एक्शन? आज लोकायुक्त का वो काम है। उसी तरह से देश की सरकार बनाने वाले जो भाजपा हैं, उनके भी प्रवक्ता जहां मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में हैं। 1 जनवरी 2014 को लोकपाल बिल पास हुआ, आज तक एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है लोकपाल की। आपने बेसिक सवाल पूछ दिया अंजलि जी, अब तो लगता है कि उधर लाइन ही खराब हो जाए तो ज्यादा अच्छा है दोनों। दिलीप साहब जवाब दीजिए कि एक आम आदमी, एक आम नागरिक, अब आम आदमी तो पॉलिटिकल पार्टी हो गई, तो एक आम नागरिक अगर शिकायत करता है तो उसका क्या भरोसा है? सुधांशु भी ये सवाल पूछ रहे थे, उनका टेक्नोलॉजिकल सवाल था, लेकिन अंजलि ने यहां जोड़ा है। मान लीजिए कि उस सिस्टम से फिर वो अधिकारी को पता चल जाए कि हम उनका स्टिंग करके गए हैं, वहां पर एक बात बता रहे हैं, एक आशंका और ऐसी चीजें होती हैं, वो जांच कितने दिनों में आप जांच करेंगे, कितने दिनों में एक्शन लेंगे, कितने दिनों के अंदर ऐसी शिकायतों पर एक्शन लेते हुए आप दिल्ली सरकार को लोगों से खाली कर देंगे? ये भी हो सकता है कि नहीं? ईमानदारी से जांच की तारीख, कितने दिनों में जांच खत्म हो गई, इस पे तो बोलना मुश्किल है। टाइम फ्रेम देंगे ना। देखिए आपके आंदोलन का हिस्सा था कि टाइम फ्रेम के तहत जांच होनी चाहिए, टाइम फ्रेम के तहत दोषी पकड़ा जाना चाहिए। अब ये अदालत में पहुंच जाए, चलता रहे मामला, तो फिर क्या होगा? आज तो हम आंकड़ा जनता को बता देंगे, एंड रिजल्ट नहीं बताएंगे। और जो अंजलि ने जो सवाल पूछा है, दीजिए जवाब जरा सा, पॉइंट बाय पॉइंट। जी, 3-4 सवाल इसमें निकल के आए हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि बैकएंड कितना मजबूत है और ऐसा बैकएंड है क्या कि जिसके ऊपर जनता विश्वास कर सके। 2-3 बातें इसमें कहूंगा। एक तो ये कि बैकएंड इतना मजबूत है कि जितनी भी कॉल्स आई है पिछले 24 घंटे में, एक भी कॉल मिस नहीं हुई है, सारी कॉल्स अटेंड हुई हैं। और एनोनिमिटी का वादा करती है आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसमें कॉल करने वाले की गोपनीयता पर बरकरार रखी जाएगी, उसको सुरक्षा, जो जिस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता होगी वो सुरक्षा रखी जाएगी। अब दूसरा सवाल था कि जांच कौन करेगा? जिन जिन मामलों में कॉन्क्रीट एविडेंसेस मिलते जाएंगे, जिन जिन मामलों में प्रामा फेसाई लगेगा कि नहीं ये बात गंभीर है, उन सारे मामलों को एसीबी के पास रिफर किया जाएगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा, पिछली बार 49 दिनों की सरकार में एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ स्टिंग बरामद हुआ था, उनकी जांच की गई, उनको सस्पेंड किया गया था। बिना लोकपाल के भी सस्पेंड होते रहे। देखिए 2, 4, 10, 15 दिलीप भाई आप भी जानते हैं, अभी राजस्थान से किसी ने एसएमएस किया कि वहां में कोई हेल्पलाइन नंबर मिला ही नहीं लग रहा है। 2, 4, 20 सस्पेंड पहले भी होते रहे। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या ये लोकपाल, जन लोकपाल, लोकायुक्त का वैकल्पिक सिस्टम है, वो नहीं ला सकते तो आप इसको ला रहे हैं? उस पर भी आता हूं मैं। ये नहीं, आप प्लीज मुझे पूरा कर लेने। एक एक करके हर सवाल का जवाब दूंगा। 2 सवालों का जवाब दिया मैंने। उनका तीसरा सवाल था कि अभी किसी ने कॉल किया, पता चला कि उन्होंने ये कह दिया कि नहीं यहाँ तो स्टिंग की जानकारी देंगे और ये सब चीजें। मैं बताना चाहूंगा कि ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए
आम आदमी पार्टी की सरकार में ग्रीवेंसेस का अलग मैकेनिज्म है। पीजीएमएस एक सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत ग्रीवेंसेस को कंसर्न डिपार्टमेंट्स में फॉरवर्ड किया जाता है और उनको एड्रेस किया जाता है। ये जो हेल्पलाइन है ये एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस को एनकरेज करने के लिए है, जिसमें आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने में सरकार आपकी मदद कैसे कर सकती है, इसका एक लिमिटेड स्कोप समझना जरूरी है। अभी तक की जो लड़ाई थी वो ये थी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। लोकपाल की पूरी मांग इसलिए उठी थी, सीबीआई भी पहले था हमारे पास। लोकपाल की मांग इसलिए उठी थी कि जब सरकार के नीचे ही एक ढांचा बना हुआ है वो सही से भ्रष्टाचार के ऊपर काम नहीं कर सकता। आज क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या हम ये मान ले कि अब उस ढांचे की जरूरत नहीं है? क्योंकि लोकायुक्त और लोकपाल की जरूरत तो इसलिए थी कि वो सरकार के दबाव के नीचे नहीं होंगे। एसीबी तो सरकार के नीचे ही है। मैं आपकी बात से मैं समझ गया। आप ऐसा बिल्कुल ना माने कि लोकपाल की मांग खत्म हो गई, कि आम आदमी पार्टी का जन्म एक जन आंदोलन से हुआ जिसकी मुख्य मांग थी जन लोकपाल। तो जन लोकपाल बिल और स्वराज बिल आने वाले सत्र में वो पास होने वाले हैं, वो पास किए जाएंगे। और अब तक का जो लोकपाल बिल हमारे पास टेबल पे पड़ा हुआ था, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, हम उसको टूथलेस मानते हैं। हमारा ये यकीन है कि वो लोकपाल बिल किसी काम का नहीं है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना समझे, दिल्ली की जनता बिल्कुल ऐसा ना समझे कि वो लोकपाल बिल नहीं पास किया जाएगा, ठंडे बस्ते में चला गया है। यह एक उपाय है, ऐसे तमाम उपाय करने पड़ेंगे। सुधांशु जी जरा और सब्र कर लीजिए, अभी 2 मेहमान बाकी हैं। मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर स्टिंग इतना ही जरूरी हो गया है, ये सबको देके एक खास तरह का स्टिंग कल्चर बना दिया जाए, जहां आपसे बात होती है मैं रिकॉर्ड कर लूं, आप मेरा रिकॉर्ड कर लें, दूर हो जाएगा भ्रष्टाचार? दूर हुआ है ये हेल्पलाइन नंबर से? नहीं, देखिए सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार है कितना। तो आज जैसे कि हम लोगों ने एक सर्वे किया था, भ्रष्टाचार होता है सेटिंग वाला, हिस्सेदारी वाला, यहाँ देखे प्रो क्रोज वाला जो होता है, 2 तरह के यहाँ होटल का लाइसेंस दे दिया, वहाँ मोटल खुल गया, तो उसका कैसे पकड़ेंगे? 2 तरह के हैं। एक तो बड़े लेवल पे जो करप्शन होता है, और एक जो है डे टू डे, मतलब आप पुलिस में गए, वहां पे हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए गए, पानी के लिए गए, बिजली के लिए गए, तो आम जनता परेशान है। तो उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे कि 2002 में एक केस था हाई कोर्ट में, जो ये सैनिक फार्म का, तो वहां पे जज ने फटकार लगाई कि भाई आप क्यों नहीं रोक पा रहे, तो सब दिख रहा है। तो वहां पे लॉयर ने खड़े होकर कहा कि अब एक भी ऑनेस्ट इंजीनियर हमारे जो पीडब्ल्यूडी में नहीं बचा। और उसी तरह हम लोगों ने एक सर्वे किया था कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स के 1984 में, तो तब हमें पता लगा कि उन्होंने कहा 95% डिपार्टमेंट करप्ट है। ये 1984 रिटायर हो गए है ना? नहीं, पर अब उसके बाद अब उससे 99% हो गया होगा। चलिए, जनता परेशान है। देखिए, जनता बहुत परेशान है, जनता परेशान। देखिए, ये पॉलिटिकल मामला जो उन्होंने अभी ग्रीवांस का नाम लिया, उसके एक कानून है। ग्रीवांस मतलब हम सर्विस जो वो भी है, नाम भूल रहा हूं, कि 20 दिन के अंदर राशन कार्ड बन जाएगा, 25 दिन के अंदर, है ना? जब वो सब है, अगर उस पे अमल होगा तो फिर ये रिश्वत की बात कहां से आती है? इसीलिए मैं इस बात तो फिर आप इतने तरह का सिस्टम बनाते जा रहे हैं जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जब वो ग्रीवांस मैकेनिज्म आपने बना दिया है कि राशन कार्ड 20 दिन में बना के देना ही है, फिर रिश्वत की बात कहां से आती है जब आप उस पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं? तो इसीलिए मैं आ रहा था कि जनता बहुत परेशान है। ये सब जो किया जा रहा है, जैसे बीजेपी ने कहा कि हमने एसआईटी सेटअप कर दिया, इन्होंने कहा हमने ये जो एसीबी को अब स्ट्रेंथन कर दिया, हेल्पलाइन, ये पॉलिटिकल मामला है। क्योंकि आज जनता इतनी परेशान हो गई पिछले 4 साल में कि वो सुनना चाह रही कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, वो सुनना कि नहीं, जो ये कर रहे हैं अब तो इन्होंने कर दिया, कर रहे हैं, दम है कि नहीं है? नहीं, वहीं पे आ रहा हूं। तो देखिए, पिछले 40 साल में 50 साल में कम से कम 40 कमेटी और कमीशन आए, उन्होंने हजारों सुझाव दिए कैसे रोका जाए, सैकड़ों उसमें से इंप्लीमेंट हुए, लेकिन करप्शन बढ़ता चला जा रहा है। तो यानी कि सिंपली आप कुछ लॉज इंप्लीमेंट कर देंगे उससे नहीं है। जहां मूवमेंट तेज हैं, जैसे मनरेगा देखिए, जहां मूवमेंट तेज है उसका सोशल ऑडिट हो रहा है, वहां पे वो क्लीनली चलता है। जहां पे उसमें जो आपके जो सोशल मूवमेंट तेज नहीं है, वहां पे नहीं चल पाता है। उसी तरह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख लीजिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जहां पे जो अनाज आपको मिलता है, बाकी मिलता है, तो मूवमेंट की जरूरत है। अगर मूवमेंट्स नहीं होंगे जो बैक करेंगे, सिविल सोसाइटी की बहुत सख्त जरूरत है। और हुआ क्या है कि अब अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आ गई और सिविल सोसाइटी की मूवमेंट कमजोर पड़ गई, तो फिर जब वो बात वहीं की वहीं आ जाएगी। तो इसलिए हमको ये देखना है कि जो मतलब एक बैकअप चाहिए, जो ये लॉज अपने आप में पर्याप्त नहीं होंगे, लॉज के साथ ये बैकअप चाहिए। सत्यश्री, हम ये जानना चाहते हैं, क्या आम लोगों के पास वाकई में इतना एक्सेस होता है कि एक पत्रकार के तौर पे आप स्टिंग जब करने जाती हैं या आपके साथी लोग करते हैं, वो इतना आसान होता है क्या कि किसी ऑफिसर के कमरे में गए, नहीं जी 500 रुपये लगेगा, हमने फ़ोन जेब में ऑन कर दिया और रिकॉर्ड करके बाहर आ गए?
क्या एक आम आदमी को इतना एक्सेस मिलेगा उसके कमरे में 10 बार जाने का, ट्रैप करने का, 15 बार जाने का? एक्सेस की बात एक है, आसान नहीं होता है। एक जर्नलिस्ट को एक ट्रेनिंग दी जाती है, काफ़ी लंबे टाइम की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। जिससे हमको एक सिस्टम में कोऑप्ट किया जाता है, हमको एथिक्स सिखाया जाता है, हमको लीगैलिटी सिखाई जाती है। इन सब को रख के एक तरह का प्रैक्टिस एक इनग्रेन्ड रहता है। दूसरा ये है कि आम आदमी की बात जब करते हैं, स्टिंग ऑपरेशन एक चीज़ है, लेकिन उनको एथिक्स समझाना, किसी के ऊपर भी हिडन कैमरा यूज़ करना और उसको प्रेजेंट करना एविडेंस की तरह, वो एक अलग चीज़ है। उनको एजुकेट करना कि ये तरीका सही है, किस वजह से करते हैं। वो जो आप चीज़ें सीखती हैं वो इनको लोगों को बताया गया, या सिर्फ कर दिया आपके हाथ में फ़ोन है, उठाइए और रिकॉर्ड कर लीजिए? हाँ, और ऐसा नहीं कि ये नहीं हो रहा है, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन अब इतने सारे लोगों को एक साथ बताया जा रहा है कि आप भी कीजिए। सही है, किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक पूरा एजुकेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लीगैलिटी समझनी पड़ेगी, सेंसिटाइज करना पड़ेगा क्या सही है क्या नहीं है। उसके बाद अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है तो बिल्कुल कर सकते हैं। आसान है इसको? आसान नहीं हो पाएगा। अगर एक आदमी जो संगम विहार में रहता है उसको किसी इंजीनियर का स्टिंग करना है तो उसके लिए कितना जोखिम भरा काम हो? क्या इतना आसान है? आसान ये कहना बहुत मुश्किल है, आसान है या डिफिकल्ट है। हम जर्नलिस्ट हैं, हम जानते हैं कि तो हम तो कई तरह से तरीके अपनाते हैं ना घेरे तोड़ने के लिए। हमें दफ्तर की तरफ से सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट है पूरा, दफ्तर की तरफ से सपोर्ट है, 4 लोग पीछे खड़े होते हैं। और एक अकेला इंसान को ये करना मुश्किल है, काफी मुश्किल है।